तो नहीं खुली है। जय स्वामीनारायण and good morning to everybody. Today we discuss about the Robert Frost poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. वो ऐसी बर्फीली रात जहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट रुके हुए थे, उस पोएम के बारे में आज हम जानेंगे। वैसे तो आप इस पोएम को 2 बार क्लासरूम में ठीक से समझ पाए हैं, फिर भी आज हम उसको एक बार फिर से समझ रहे हैं। बार बार किसी भी चीज को सुनने से, समझने से, लगातार प्रैक्टिस करने से वो चीज हमें अच्छे से याद रह जाती है। तो आज हम ये पोएम एक बार फिर से समझेंगे। बड़ी सिंपल पोएम है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। जैसे कि हम गुजराती और हिंदी की पोएम या फिर भजन, वो पद, वो जिस तरह से याद रखते थे उस तरह भी हम इसको याद कर सकते हैं। और जब भी आपको ये थीम ऑफ द पोएम हो एग्जाम में, या फिर समरी जब पूछी जाए एग्जाम के दौरान, तो अगर आपको इस सेंटेंस से जो भी 5-6 सेंटेंस याद रहते हैं वो अगर आप उसमें लिखेंगे तो ये अच्छा जवाब रहेगा। सो स्टार्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम अमेरिकन पोएट है। अमेरिकन लिटरेचर में 2 बड़े पोएट रह चुके हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वाल्ट व्हाइटमैन। सो द फर्स्ट लाइन इज whose wood these are I think I know। वुड्स का मतलब ये है वो छोटा सा ऐसा कोई फार्म हाउस जो whose wood, किसका ये फार्म हाउस है। I think I know, शायद मैं जानता हूं कि ये किसकी जगह है। His house is in the village, और उसका अपना जो घर है वो शायद गांव में है, क्योंकि ये तो गांव से बाहर है। आमतौर पे जो फार्म हाउस होते हैं, हाउस, वो सब लोग रेसिडेंशियल एरिया से थोड़ी दूर बनाते हैं। तो जिसका भी ये फार्म हाउस है उसको मैं जानता हूं, और उसका जो घर है वो गांव में है। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में है। वैसे भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोएट ऑफ नेचर है, उनको नेचर से बहुत लगाव है। वंडरिंग हियर एंड देयर एंड सी अबाउट द होल द नेचर एंड देन राइट वेल पोएम। He will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow। अब एक आपने देखा होगा कि whose wood these are I think, वहां KNO नो है और लास्ट सेंटेंस में SNOW स्नो है, नो है और स्नो है, मिलते जुलते शब्द। इसको इंग्लिश में सोनेट का एक प्रकार होता है जिसमें वर्स बोलते हैं, ये इंग्लिश का वर्स है। अगर 2 लाइन में, जैसे कि गुजराती में वर्णानुप्रास होता है, लास्ट का जो वर्ड है वो मिलता जुलता है, तो उसके इसी तरह इंग्लिश में भी पोएट ऐसे लिखते हैं। तो इसको ABBA ऐसा बोल सकते हैं, जो आपको जरूरी नहीं है समझना, फिर भी ये आगे जाके अगर आप लिटरेचर को ठीक से समझेंगे तो ये काम आएगा। He will not see me stopping here, क्योंकि वो तो गांव में है और वो मुझे मैं यहाँ रुका हुआ हूँ वो नहीं देख पा रहे हैं। To watch his woods fill up with snow, और उसकी जो पूरी जगह है, उसका जो पूरा फार्म हाउस है, मकान है, बरंडा है, वो सब बर्फ से ढका हुआ है। So in the very first stanza, 4 line,
Whose wood these are? I think, I know, मैं जानता हूँ. His house is in the village. उसका घर जो है वो गांव में है. He will not see me stopping here. और वो मुझे यहाँ रुका हुआ नहीं देख रहा है. To watch, क्योंकि मैं उसके घर की तरफ, उसके फार्म हाउस की तरफ देख रहा हूँ. थोड़ा सा प्लेस है. वुड्स. एग्जाम में जो एक दूसरी जो किताब है जीटीयू की, जो उसमें लिखा है कि व्हाट इज वुड्स, तो वहां आपको लिखना है ए शॉर्ट प्लेस अवे फ्रॉम द विलेज लाइक अ फार्म हाउस. सो इट्स कॉल्ड वुड्स. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, बर्फ से ढका हुआ है. सेकंड स्टैंजा. माय लिटिल हॉर्स must think it a queen to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse must think I quit. It quit. फार्म हाउस को देखने के लिए पोएट यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि स्पीकर, कई बार स्पीकर लिखा होता है, तो स्पीकर दैट मीन्स ये नैरेटिव पोएट है. तो माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विक, मेरा जो प्यारा सा घोड़ा है. लिटिल दैट मीन्स नॉट अ शॉर्ट बट अ डियर, प्यारा सा. माय लिटिल हॉर्स, उसको प्यार से उन्होंने लिटिल बोला है. माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, वो समझ नहीं रहा है, वो सोच रहा है. इट क्विक, स्ट्रेंज, अनजानी जगह पे. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, जो वुड्स है वो एक्चुअली फार्म हाउस नहीं, वो एक छोटा प्लेस है. नॉट अ फार्म हाउस. फार्म हाउस इज वन काइंड ऑफ बिग प्लेस, बट इट इज अ स्मॉल प्लेस. टू स्टॉप विदाउट फार्म हाउस नियर, यहाँ तो कोई इतना बड़ा फार्म हाउस नहीं है, छोटा सा वुड्स है. बिटवीन वुड्स एंड फ्रोजन लेक, यानी वो जो जगह और जो सामने बर्फ से ढका हुआ तालाब है, वहां मेरे मालिक क्यों रुक गए. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और इतनी सख्त ठंडी वाली रात पे वो क्यों रुक गए, ये हॉर्स सोचता है. थर्ड स्टांजा एक कंटिन्यू है हॉर्स से ही. He gives his harness bell shake. He means horse. यहाँ ही उन्होंने, वो शायद अपने घोड़े को इतना तवज्जो देते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि उन्होंने इट की जगह ही का इस्तेमाल किया है. He gives his harness, घोड़ा अपने हार्नेस यानी जो उसके गले में जो घंटिया से बांध रखी है, हार्नेस अलग अलग वो सामान रहता है जो घोड़ों के गले के आसपास रहता है, उसमें बैल है, घंटिया है. शेख अपना सर हिला रहा है. टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पर्सोनिफिकेशन है. घोड़ा जवाब दे रहा है कि टू आस्क इफ, जैसे वो कुछ पूछ रहा है कि आप यहाँ क्यों रुक गए हैं इस फार्म हाउस के आसपास, वुड्स के आसपास, यहाँ कोई है नहीं, ये स्ट्रेंज वाली बात है. तो वो पूछ रहा है अपने सर को ऐसे हिला के कि वाई आर यू स्टॉपिंग हियर, हियर नो एनी बिग फार्म हाउस, बिकॉज द ओनली अदर साउंड स्वीप, यहाँ तो सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, ऑफ इजी वाइंड एंड ड्रोनिंग फ्लैग, वहां जो विंड है, जो पवन जा रही है वो, एंड ड्रोनी फ्लैग, और जो बर्फ के टुकड़े पड़ रहे हैं उसी की ही आवाज आ रही है, और कोई तो आवाज है नहीं. फिर भी मेरे मालिक यहाँ क्यों रुके हुए हैं, ये बात घोड़े के समझ में नहीं आ रही है. तो उसके मन में ये शंका हो जाती है, और ये अपने आप को यानी अपने मालिक को कोई गलत ना हो जाए, कुछ डेंजरस ना हो जाए. सुनसान जगह है, गांव से बाहर है, और मालिक जो है विदाउट एनी कुछ कहे बगैर वो रुक चुके हैं. तो वो अपने मालिक को
सतर्क कर रहा है, भी अलर्ट कर रहा है, वाई आर यू स्टॉपिंग हियर, हियर नो एनी फार्म हाउस, एंड बिकॉज देयर इज ओनली वन साउंड, एग्जाम में होता है, वाई द हॉर्स स्टॉप एंड व्हाट ही थिंक। अगर पोएट के बारे में लिखा जाएगा तो स्पीकर होगा, अगर सिर्फ घोड़े के बारे में, हॉर्स के बारे में लिखा जाएगा तो ये एज इट इज हीज और ही का इस्तेमाल करके पूछेंगे, तो आपको सिर्फ घोड़े के बारे में ही लिखना होगा। कई बार ये भी होता है कि विच काइंड ऑफ साउंड अराइजेज देयर, तो आपको वहां ये द ओनली साउंड ऑफ स्लिप एंड इजी विंडी डाउनी फ्लेक, ये सिर्फ दो ही आवाजें वहां हो रही थी, वो आपको लिखना है। अब इन द वेरी फर्स्ट, ये जो फर्स्ट स्टैंजा था उसमें उन्होंने वो वुड्स के बारे में लिखा और फिल अप विद स्नो के बारे में लिखा था। और इन द लास्ट स्टैंजा वंस अगेन ही राइट अबाउट द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वो जो जगह थी गांव से बाहर, वुड्स, छोटा सा फार्म हाउस, लाइक अ फार्म हाउस, अ स्मॉल प्लेस, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बहुत ही अच्छा सुनहरा सा लगता है, प्यारा सा लगता है, जहां हमको वहां रुकने का मन हो जाए। वैसे भी पोएट वहां रुक ही गए थे, अच्छी सी जगह, ब्यूटीफुल जगह रही होगी। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, अगर हम भी वहां से गुजरे तो हमारा भी शायद वहां रुकने का मन हो जाए, ऐसी अच्छी जगह रही है। बट आई प्रोमिस टू कीप, यहाँ से एकदम पोएट का जो भाव है, जो उनका इमेजिनेशन है, वो एकदम से बदल जाता है और एकदम से अलग सी बात करते हैं, जैसे कि सॉरोफुल हो गए हो, दोनों साथ चलते हैं, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म दोनों एक साथ चलता है। जैसे कि बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने अपने आप से कुछ वादे किए हैं, जैसे कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कहीं जाने से पहले, कुछ हो जाने से पहले, या फिर बिफोर द डाई आई विल कंप्लीट माई ओल्ड वर्क्स, मुझे जितने भी काम करने हैं, जिस काम के लिए मैं हूं, रहा हूं, वो सारे काम किए बिना मैं न सोने जाऊंगा या फिर मैं मरूंगा नहीं। अपने जो भी कर्तव्य है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड सोसाइटी, आई विल कंप्लीट, एंड आफ्टर ऑल द कंप्लीट ऑफ माई वर्क आई विल मे बी डाई और स्लीप। दोनों को हर क्रिटिक्स इसको अलग अलग नजरिए से देखता है। कुछ क्रिटिसाइज ऐसे करते हैं कि ही वांट्स टू स्लीप, एंड समबडी से लाइक Voltaire, they are say Robert Frost want to say here, he do complete his all responsibility before die. So ये अलग अलग सबके नजरिए, हमें ये समझना है। दो बार एक ही लाइन का इस्तेमाल किया है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बिफोर द डाई और बिफोर द स्लीप आई विल कंप्लीट माई ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एकदम से ये पूरे पोएम का जो थीम है वो यहाँ चेंज करते हैं पोएट। और वैसे भी आपके एग्जाम में हमने पूछा था कि व्हाट लास्ट पैराग्राफ कन्वे द मैसेज, तो आपको ये मैसेज आप लिखेंगे इसको बाय सेंटेंस तो भी अच्छा है, और अगर आप इसको इसी तरह लिखें माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इस दोनों लाइन को लिखकर आप जवाब लिखेंगे ही वांट्स टू कंप्लीट ड्यूटीज बिफोर स्लीप, तो ये आपका जवाब बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो ये हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो जो आपकी एक स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर, उसको एक बार फिर से उसकी समरी और क्या है उसमें मेन कैरेक्टर कैसे है वो सब हम समझ लेंगे। आपको इसके थीम और ये हर सेंटेंस कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस के साथ कब खत्म हुआ, कब पूरा साथ में रहता है,
ये आप इसको ठीक से समझ लीजिएगा। एंड देन बाय। करवा तो नहीं भूलिए।